भैया बहन को नमो नमः। हम षष्ठी कक्षा में संस्कृत विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम संस्कृत पढ़ने से पहले हमको सभी भैया बहन को ध्येय मंत्र याद करना है, स्मरण करना है और उनको उत्तर पुस्तिका में लिखना भी होगा। जब भी हम वीडियो बनाएंगे, जब भी हम संस्कृत के विषय में पढ़ेंगे, तब उसको ध्येय मंत्र बोलते हुए फिर उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे। आइए हम ध्येय मंत्र का उच्चारण करते हैं। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददामहम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददामहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, संस्कृतस्य सदा भक्तो। वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्। आत्मानमाहूतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अब हमने इसका गायन किया, अब इसके अर्थ को समझते हैं। यह हमको क्या कहना चाहता है, तो लीजिए। नित्यं संस्कृतं पठामि, नित्य यानी हमेशा, प्रतिदिन संस्कृत पढ़ता हूँ। वदामि संस्कृतं सदा, सदा यानी हमेशा संस्कृत बोलता हूँ। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, अच्छे प्रकार से संस्कृत ध्यान लगाकर देखता हूँ। वंदे संस्कृत मातरम, और संस्कृत को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संस्कृतस्य प्रचाराय, संस्कृत के लिए प्रचार करने के लिए नैजं सर्वं ददामहम्, मैं हमेशा नित्य प्रति समर्पित रहता हूँ। संस्कृतस्य सदा भक्तो, हमेशा मैं संस्कृत का भक्त बना रहूंगा। वंदे संस्कृत मातरम, मैं संस्कृत को पुनः प्रणाम करता हूँ। संस्कृतस्य कृते जीवन, मैं संस्कृत के लिए अपना जीवन लगाऊंगा। संस्कृतस्य कृते यजन, और संस्कृत के लिए मैं यजन करता रहूंगा, प्रचार करता रहूंगा। आत्मानमाहूतं मन्ये, मैंने आत्मा से हम संस्कृत को मान करके वंदे संस्कृत मातरम, और मैं पुनः संस्कृत को नमन करता हूँ। अब हम अगले अध्याय के प्रकरण में संस्कृत को बोलना, संस्कृत को समझना और संस्कृत के बेसिक जानकारी हम भैया बहनों को मालूम पड़े, इसलिए हम आगे वर्णमाला संस्कृत की उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रकरण वर्ण विचार, संस्कृत की वर्णमाला के बारे में हम सब पढ़ेंगे। देखिए जानकारी बोर्ड पर लिखी हुई है। वर्णा, वर्णा है नहीं वर्ण, वर्णों के समूह को मिलकर के वर्णों का निर्माण हुआ है। संस्कृत में इस समय
48 वर्णों का प्रयोग होता है। कितने वर्णों का प्रयोग होता है? 48 वर्णों का प्रयोग होता है। वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। कितने भागों में उनको बांटा गया है? 3 भागों में उनका विभाजन किया गया है। पहला भाग है, उसको संस्कृत में कहते हैं स्वर, हिंदी में स्वर कहते हैं, और संस्कृत में जब इसको लिखेंगे तो उसको अच भी कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं व्यंजन। व्यंजन संस्कृत में उसको हल कहा जाता है। और तीसरा जो है अयोग्य वहा। अयोग्य वहा वो है जिसे चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो लीजिए सबसे पहले अपने पास में स्वराः। अब संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? अच स्वराः कति सन्ति। तो अच स्वराः अभी हिंदी में जब देखेंगे तो हिंदी में 11 स्वर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में 2 स्वर और बड़े हैं जिसके अंतर्गत रीह और री, री री इनका प्रयोग किया गया है। संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण हम कैसे करें उसके बारे में हम सभी बोलेंगे। एक बार उच्चारण करेंगे। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अ, री, री, री। इस प्रकार हमने इनका उच्चारण किया। अब दुगुना समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो इसमें से ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है वो 5 बताए गए हैं। पंच स्वराः, ह्रस्व स्वराः। इसी प्रकार दीर्घ स्वराः वो 8 बताए गए हैं। 8 दीर्घ स्वराः के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आ, ई, उ, रीह, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, रीह, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वराः। अब आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब स्वरों को पढ़ने के बाद में दूसरा जो भाग है वह है व्यंजनानि। तो संस्कृत में टोटल 33 वर्ण होते हैं। 33 वर्ण जिनको कहते हैं त्रय त्रिंशत्। उसके अंतर्गत उस 33 व्यंजनानि को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसको पहला भाग है वह है वर्गीय व्यंजनानि। वर्गीय व्यंजनानि जिसके अंतर्गत वर्ग बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत 5 वर्ण दिए हुए हैं। 5 वर्णों को मिला करके एक वर्ग कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा जो भाग है अवर्गीय व्यंजनानि। अवर्गीय व्यंजनानि जिसके अंतर्गत उनका पाठ नहीं किया हुआ है, इसलिए उनको अवर्गीय व्यंजनानि कहा जाता है। तो सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजनानि के बारे में पढ़ते हैं। वर्गीय व्यंजनानि मिला करके 25 होते हैं। क वर्ग जिसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं। च वर्ग जिसके अंतर्गत भी 5 वर्ण हैं। ट वर्ग, त वर्ग और क वर्ग। अब उनका उच्चारण कैसे करें? तो हम उच्चारण भैया बहन भी साथ में पीछे पीछे करेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ,
इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार हमने वर्गीय व्यंजनाओं का प्रयोग, उनका उच्चारण किया। अब हम लेते हैं अवर्गीय व्यंजनानी। अवर्गीय व्यंजनानी के अंतर्गत हम सबसे पहले उनके भी दो भाग किए हुए हैं। पहला भाग है जिसको कहते हैं अंतस्ताः, अंतस्ता यानी अंतस्थ व्यंजन। दूसरा भाग है उष्माणः, जिसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण हम करते हैं। यह तीन चतुर्थ है, ये भी चतुर्थ है। ऐसे मिलाकर अवर्गीय व्यंजनानि अष्टः भविष्यति। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन श, ष, स, ह। श, क्ष, स, ह। इनका उच्चारण हमने किया। इसी प्रकार आप सबने देखा होगा कि अयोग्य वहा, तीसरा जो भाग है हमारा वह है अयोग्य वहा। अयोग्य वहा जिसमें संस्कृत में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अयोग्य वहा दो है, जिसके अंतर्गत जिसको पहला जो भाग है वो है अनुस्वार, अनुस्वार, जिसका उच्चारण शब्द के पीछे लगने पर उसका म का उच्चारण संस्कृत में किया जाता है। उसी प्रकार दूसरा जो भाग है जिसको कहते हैं विसर्ग, विसर्ग जिसका जब उच्चारण करेंगे तो जो विसर्ग दो बिंदी लगी हुई है वो बिंदु ह का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा भैया बहनों के कि मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। मिश्रित स्वर तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिश्रित स्वर जिसमें दो स्वर मिलकर के वर्ण का निर्माण हुआ है, ए, ऐ, ओ और औ। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजनानी में तीन मिश्रित स्वर है, अक्षीय, ठीक है भैया बहनों, हमने इतनी वर्णमाला के बारे में सामान्य जानकारी ली। अगले वीडियो में हम उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।